हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकंड ईयर का जो हमारा सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। उसमें हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जो कि है चैप्टर 10, जिसमें आज हम लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम पढ़ेंगे ऑडिट्स इन फार्मेसी, एसओपीस यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ई फार्मेसी, एम हेल्थ एंड डिजिटल हेल्थ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9389516306। इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद आप हमें टाइप कर भेज दीजिए कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया। आप तक लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स पहुंचते रहेंगे, चाहे वो एकेडमिक से रिलेटेड है या फिर वो आपकी जॉब से रिलेटेड है। साथ ही साथ आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडिट्स इन फार्मेसी, यानी कि ये ऑडिट्स क्या होते हैं। बेसिकली जो सेल्फ ऑडिट एक टर्म है, ये जो भी हमारे मेडिकल स्टोर होते हैं उसमें सजेस्ट किया गया है कि हम इस ऑडिट की हेल्प से हम उसका असेसमेंट कर पाएंगे। जो भी एक प्रॉपर फर्म है, यानी कि जो फर्म है जिससे मेडिकल स्टोर चल रहा है, फार्मेसी स्टोर चल रहा है, वो किस तरीके से काम कर रही है, वो फर्म ठीक से काम कर रही है या नहीं, यानी कि वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल्स जो भी फ्रेम हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसको इंश्योर करने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिट्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप्स क्या क्या होते हैं ऑडिट प्रोसेस के अंदर, तो हम बात करें तो जो एक ऑडिट है ये एक फॉर्मल चेक है, एक फाइनेंशियल अकाउंट चेक करने के लिए किसी भी एक इंडिविजुअल का, जो भी एक बिजनेसमैन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है। और साथ ही साथ जो इंटरनल ऑडिट होता है ये कंडक्ट होते हैं, इसके अंदर मेंबर्स होते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन के और बिजनेस के। और अगर हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो वो एक किसी रेगुलेटरी एजेंसी के द्वारा या जो गवर्नमेंटल एजेंसीज होती हैं उनके द्वारा इंस्पेक्शन होता है। एक तरीके से ऑडिट यानी कि रेड पड़ती है। अगर इंटरनल मींस कि मान लिया किसी ने किसी की एक अपनी फ्रेंचाइजी ले रखी है, किसी ने सन फार्मा की फ्रेंचाइजी ली है या इंटास की ली है, तो वो कंपनी वाले अपना ही कोई मेंबर भेज देंगे चेक करने के लिए। अगर एक्सटर्नल ऑडिट है तो इट मींस या तो रेगुलेटरी बॉडीज जो है हमारे इंडिया में या जो गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं वहां से ऑडिट होगा, वहां से मेंबर्स आएंगे चेक करने के लिए। तो सबसे पहला है यहाँ पर रिक्वेस्टिंग फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी एक नोटिफाई जब हो जाता है कि भाई आपका ऑडिट होने वाला है, तो सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आती है वो यही है कि आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से क्या पता चलता है, जो एक लिमिट में इनके पास पैसा होना चाहिए, जो इन्होंने खर्चा किया वो लिमिट में किया नहीं किया, पैसा जो इनके पास आया वो लिमिट में है या नहीं है, टैक्सेस ये प्रॉपर पे कर रहे हैं या नहीं। तो इन सब चीजों के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लान। जो ऑडिटर होते हैं, जो ऑडिट करवा रहे होते हैं, वो एक मीटिंग रखते हैं जिसमें ये इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं, हमारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वेस्ट थी वो आ गए या नहीं, और साथ साथ किस तरीके से ऑडिट होना है उसके बारे में प्रिपरेशन होती है। और जो भी एक प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना होता है जिससे कि ऑडिट के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग एंड ओपन मीटिंग। तो जो सीनियर मैनेजमेंट होते हैं और जो की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है ये सब इनवाइट करते हैं, और जो मेंबर्स ऑडिट में जाने होते हैं उनको इनवाइट करते हैं। फिर पूरा एक प्लानिंग करते हैं किस तरीके से हमें ऑडिट में करना है, क्या करना है, किन चीजों पे आपको ध्यान देना है, कैसे आपको काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, वहां पर क्या है क्या नहीं। तो उस सब के लिए मीटिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है कंडक्टिंग ऑन साइट फील्ड वर्क। फिर क्या होगा, जो ऑडिटर्स हैं वो इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, गैदर इकट्ठा कर लेते हैं, कहां से, जो भी एक ओपन मीटिंग होती है। फिर वो उसको यूज करते हैं एक ऑडिट प्लान को फाइनलाइज करने के लिए कि हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं। और जो एक फील्ड वर्क है वो एक हमारा जो है कंडक्ट होता है, जो भी इसके अंदर स्पीकिंग यानी जो इसके अंदर स्टाफ मेंबर्स होते हैं और जो एक रिव्यू प्रोसीजर है वो सब एक जो प्रोसेस है पूरा फॉलो किया जाता है। उसके बाद जो ऑडिटर है वो टेस्ट करते हैं जो भी पॉलिसीज हैं उनकी, और जो प्रोसीजर है वो अच्छे से फॉलो हुए या नहीं हुए, कॉम्प्लायंस तो नहीं हुआ, तो वो सब हमारा एक ऑनसाइट जो फीडबैक होता है वहां पर देखा जाता है। नेक्स्ट
ड्राफ्टिंग अ रिपोर्ट। फिर जो ऑडिटर होते हैं ये एक रिपोर्ट फाइल करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें पूरी डिटेलिंग होती है कि किस तरीके से वो ऑडिट करने वाले हैं, क्या क्या उनकी रिपोर्ट में होगा। जो मैथमेटिकल एरर्स होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, पोस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, पेमेंट को लेकर जो भी ऑथराइज्ड है, पेड है या नहीं है, कोई उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सब इसके रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। और जो दूसरे और अदर कंसर्न्स होते हैं ऑडिट को लेकर वो सब भी इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन करे जाते हैं। फिर उसके बाद एक होती है सेटिंग अप अ क्लोजिंग मीटिंग। फिर एक क्लोजिंग मीटिंग करी जाती है जहां पर जो ऑडिट्स होते हैं, यहाँ पर जो ऑडिटर होते हैं वो एक रेस्पॉन्स जो होता है हमारा मैनेजमेंट साइड से उसको जो है इंडिकेट करते हैं कि वो ठीक से रहा है या नहीं रहा है, मैनेजमेंट एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है, जिसके ऊपर ऑडिट हुआ है उसको आगे काम बढ़वाना है नहीं बढ़वाना, उसके ऊपर रोक लगानी है नहीं लगानी, वो सब इस फाइनल क्लोजिंग मीटिंग के अंदर डिसीजन ले लिए जाते हैं। अब बात आती है व्हाट आर एसओपीज, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होते हैं। तो सिंपल आप जानते ही हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मीन ये रिटन इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डॉक्यूमेंट के लिए एक रूटीन होता है या एक रेपिटेटिव एक्टिविटी होती है जिसको फॉलो करना होता है हर इंस्टीट्यूशन को, हर ऑर्गेनाइजेशन को। जो टर्म है एसओपी इसको हम कभी कभार एक सिनोनिमसली भी यूज करते हैं, जो एक टर्म है जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस या वर्कशीट्स होती हैं। तो एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आता है जो हमें उसे फॉलो करना होता है कि इसके बाहर हमें नहीं जाना है। और यहाँ पर बहुत डिफरेंट डेफिनेशंस हैं एसओपीज की, डिपेंड करती है कौन सा एरिया है, कैसा एरिया है, कहां पर अप्लाई करनी है कहां पर नहीं। तो जो अदर डेफिनेशंस हैं एसओपीज की वो ये हैं कि ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो ये डिस्क्राइब करता है डिटेल में कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करने वाले हैं और क्या प्रोसीजर आप इसके अंदर यूज करेंगे, वो होता है। अब साथ ये एक सेट है इंस्ट्रक्शंस का जहां पर फोर्सफुली आपको जो है डायरेक्टिव दिया जाता है, इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो भी एक प्रोसीजर है वो स्पेसिफिक है, स्टैंडर्डाइज है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ये एक ऐसा फंक्शन है जो बहुत इफेक्टिव होता है, जैसे कैटलिस्ट को कैसे ड्राइव करना है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूवमेंट करनी है और जो ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स हैं उनको कैसे इंप्रूव करना है, कैसे सुधारना है, वो सब इसके अंदर आता है। साथ ही साथ एसओपीज को इसलिए क्रिएट किया गया था, जो भी एक लेवल होता है हमारी क्वालिटी का और जो हमें एक एक्सेप्ट करना चाहिए किसी भी स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए जिसकी प्रैक्टिस हमें करनी होती है, तो उसके लिए एसओपी बनाया गया था। नेक्स्ट, जो भी फाउंडेशन होता है हर एक गुड क्वालिटी सिस्टम को बनाने के लिए उसके लिए एसओपी बहुत जरूरी होती है, तो इसलिए बनाया गया। ऐसे ही ये डॉक्यूमेंट है जो ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे आप रेगुलरली ऑपरेशंस अपने आगे बढ़ा सकते हैं, रेलेवेंटली कैसे आप अपनी जो भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज आप करते हैं तो उसको कैसे क्वालिटी को बिल्डअप कर सकते हैं, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ही बताता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब एसओपी इज अ कंपल्सरी इंस्ट्रक्शन कि जो एक एसओपी है वो क्या एक कंपलसरी इंस्ट्रक्शन होता है। अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफाइड रिटन में ये लिखा गया है कि व्हाट शुड बी डन व्हेन वेयर एंड बाय होम, कौन इसे कर सकता है, कब कर सकता है, क्यों करना है, क्या करना है, वो सब इसके अंदर होता है। तो जो एक कॉमन डेफिनेशंस है रिगार्डिंग एन एसओपीज वो ये कहते हैं कि इसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी टास्क को करने के लिए, किसी भी एक फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए, जो प्रोसीजर होता है हमारा जो हमें करना होता है अंडरटेकन है उसे फॉलो करने के लिए ये प्रोवाइड कराती है, पूरे डिटेल इंस्ट्रक्शंस देती है, पूरी उसकी जानकारी देती है, जैसे क्रोनोलॉजिकल स्टेप्स होते हैं तो कि कैसे आपको अपना टास्क करना है, क्या क्या आपको उसके अंदर ध्यान देना है। इसी तरीके से जो ये ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट है ये ऑफिशियली अप्रूव्ड है और जो कंपोनेंट्स होते हैं एसओपीज के वो इस तरीके से होते हैं कि जो भी एक स्कोप है एक्टिविटी का वो कैसे कवर होगा एसओपी में उसका ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कि पर्पस क्या है उस प्रोसीजर को फॉलो करने का वो उसके अंदर मेंशन होता है। नेक्स्ट आता है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, कौन उस एक्टिविटी को कैरी करेगा आगे। नेक्स्ट आता है जो प्रोसीजर है उसके इंस्ट्रक्शंस कब होने हैं और क्यों होने हैं, व्हाट शुड बी डन क्या इसके अंदर होना चाहिए, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑडिट टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, जो ऑडिट होते हैं यानी कि एक तरीके से रेड या इंस्पेक्शन जो होती है उनसे हमें इंप्रूवमेंट कैसे मिल सकता है अपने स्पेसिफिक एरियाज में, उन सब चीजों का पता लगाना होता है। अब बात आती है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं कि ये जो एक इंपॉर्टेंस है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की उसको एक्सप्लेन करता है कि फायदा क्या है इस एसओपी का। नेक्स्ट
जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं उसको स्टेट करता है। साथ ही साथ जो भी बेनिफिट्स होते हैं हमारे एसओपी के फार्मेसी के अंदर, एसओपी को अगर हम फार्मेसी के अंदर यूज करेंगे तो उसका क्या फायदा है उसको भी डिस्कस करता है कौन, एसओपी। और अब बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एसओपी, यानी कि इसकी जरूरत क्या है, अहमियत क्या है इसकी एसओपी की। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है ये बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू मेंटेन, क्या चीज मेंटेन करने के लिए कि कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। जो कंसिस्टेंसी है वो हमें मदद करते ही जो हमारा एक लेवल है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक गुड फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस हम कर सकते हैं और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसमें मदद करता है। नेक्स्ट आता है एक्यूरेसी, यानी कि ये एंश्योर करती है कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑफर करा रहे हैं, यानी कि जो हाईएस्ट लेवल है हमारी अटेंशन का या जो एक केयर है हमारी पेशेंट को लेकर के, और जिसकी वजह से एक गारंटी जो होती है हमारी सेफ्टी की कि हम सेफर एक्टिविटी ही परफॉर्म करेंगे या उसे हमारी दवा से सेफ्टी ही मिलेगी, तो उस चीज को एंश्योर करने में भी मदद करता है कौन, एसओपी। अब बात आती है स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एसओपीज। एसओपीज को डेवलप करने में क्या क्या स्टेप्स आते हैं। सबसे पहला कि जो प्रिपरेशन होती है एसओपी की डेवलपमेंट में वो होता है, देन हम इसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, जो सेकंड फेज आएगा यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, उसके बाद फिर हम एसओपी लिखते हैं, उसके बाद क्या होता है एसओपी को टेस्ट करते हैं कि जो हमने लिखा है वो एक्चुअल में हो भी पाएगा, उसके बाद साइन ऑफ करते हैं हम एसओपी से, देन क्या होगा एसओपी को हम रिलीज करते हैं और उसके बाद अपडेट या जो एक मेंटेनेंस चाहिए एसओपी की वो यहां पर फॉलो की जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं कंटेंट्स ऑफ एसओपीज पे। जब से हमारी जितनी भी फार्मेसी हैं वो ऑपरेट करने लगी हैं और फंक्शनल करने लगे हैं अपने डिफरेंटली, जैसे भी कोई भी उनके सर्कमस्टेंसेस रहे हैं या उन्होंने खुद से ही कोई अपना एक वे ऐसा बना लिया है कि जो भी उन्हें प्रोसीजर फॉलो करना है अपने तरीके से करना है, लेकिन अगर एसओपीज आती हैं और वो डिफर होती है फार्मेसी में तो उससे होगा क्या, जो एक बेसिक कंटेंट है या जो एक स्ट्रक्चर होता है या कॉन्सेप्ट जो है एसओपी का वो ऑब्वियसली सेम होने वाला है अगर वो एसओपी फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की एसओपी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन एक जो उनका सिद्धांत है, मेन एम है वो सबका ऑब्वियसली सेम ही होने वाला है। और जो एक मेकअप है किसका, एसओपी का, वो मीट करेगा मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट, कि मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ही उनके पास हो। जैसे एसओपी का नेम क्या है, इसी तरीके से स्कोप क्या है एसओपी का, साथ ही साथ एम या ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी एसओपी का वो, साथ ही साथ क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स आप लेने वाले हैं और क्या क्या आपका एक सीक्वेंशियल ऑर्डर होने वाला है वो इसके अंदर मेंटेन होता है। नेक्स्ट कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी बियर करने वाला है उसकी एसओपी को उठाने के लिए, वो सब चीजें इसके अंदर मेंटेन होती हैं, और एक शेड्यूलिंग रिव्यू क्या है आपका एसओपी को लेकर वो यहां पर आता है। अब बात करते हैं स्टेप्स फॉर राइटिंग एसओपीज। एसओपीज को लिखने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला नेम क्या होने वाला है आपके एसओपी का, नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये आइडेंटिफाई करने के लिए या फिलिंग करने के लिए, रिट्रीवल करने के लिए। जो नेमिंग है हमारी एक डिस्क्रिप्टिव एक्शन जो होते हैं हमारे वर्ड्स को लेकर के वो उसको फॉलो करते हैं। जो नेम है हमारे एसओपी का वो यूनिक होना चाहिए जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सके अपने एसओपी को कि हाँ ये हमारा ही है, हम जिस फार्मेसी में यूज कर रहे हैं ये हमारी ही एसओपी है। नेक्स्ट आता है राइट अ स्कोप, यानी कि एक स्कोप क्या होता है वो इंडिकेट आपको करना बहुत जरूरी होता है अपनी एसओपी में। जैसे ही आपका प्रोसेस एंड होगा उससे पहले आपको स्कोप बताने होते हैं। स्कोप को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो है आपके जो भी एक जिसकी रिक्वायरमेंट है, वन एंड नीड्स to answer the following questions कि which specific operation or task within the pharmacy will be covered, कि क्या आप काम करने वाले हैं, क्या टास्क इसके परफॉर्म होगा, क्या इसके अंदर कवर होने वाला है, तो ये सब क्वेश्चंस के आंसर कर पाए। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम ई फार्मेसी की, यानी कि ई फार्मेसी का मतलब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम जानते हैं। ई फार्मेसी का मतलब है कि अगर कोई हम बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे हमें ड्रग्स की सेल करनी है या हमें ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन करना है या हमें स्टॉक रखना है, एग्जिबिट करना है या कोई ऑफर देना है हमें सेल के लिए ड्रग्स का किसी वेब पोर्टल के थ्रू, तो वो हमारा ई फार्मेसी के अंदर आता है, या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो वो हमारा ई फार्मेसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फार्मेसी कहलाता है। ई फार्मेसी पोर्टल मींस का मतलब है कि एक जो वेब या जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल होता है या फिर कोई भी ऐसे अदर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल जिसके जरिए हम अपनी फार्मेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं अपनी सर्विसेज को, तो वो हमारा ई फार्मेसी में आता है। जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है
इस पर्पस के लिए, यानी कि जो इसमें पार्ट लेना चाहते हैं, तो जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको अपॉइंट कर देती है। कैसे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट आता है हमारा अंडर क्लॉज B of Rule 21 of the Drugs and Cosmetic Acts Rules 1945। तो इसके अंतर तहत आपको ई फार्मेसी का लाइसेंस मिल जाता है। जो प्रिस्क्रिप्शन का मतलब है, ये इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एक पेशेंट को, चाहे वो उसके हाथ से लिखा हुआ हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से हुआ हो, जिसमें ड्यूली साइन होते हैं, उसके साइन होते हैं कि कैसे ड्रग डिस्पेंस होगी और कितनी क्वांटिटी में उसे वो ड्रग मिलनी चाहिए, तो वो सब आ जाता है हमारा। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ई फार्मेसी के लिए। तो सबसे पहला जो एक इफेक्ट है हमारा, किसका एक पार्ट अगर हमें प्ले करना है 6B में, इसके कमेंसमेंट के लिए जो हमारे रूल्स आते हैं, तो कोई भी ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर जो सेल करना चाहता है, स्टॉक रखना चाहता है, ऑफर देना चाहता है किसी भी सेल के लिए, अगर उसने ई फार्मेसी पोर्टल में अपना रजिस्टर्ड नहीं कराया है अपने आप को, तब तक वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना या अपनी फार्मेसी को नहीं चला सकता है। जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो इसके अंदर नहीं आ सकता। नेक्स्ट, जो ई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होल्डर्स होते हैं, ये रिसीव कर सकते हैं ऑर्डर्स, चाहे उन्हें रिटेल करनी है सेल की, चाहे वो अपना ई फार्मेसी पोर्टल के थ्रू भी करना चाह रहे हैं, तो उसमें उन्हें मदद मिल जाती है। लेकिन कब? जब वो रजिस्ट्रेशन करा चुके होते हैं। नेक्स्ट, ई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होल्डर के पास एक और पावर होती है कि वो अरेंजमेंट्स कर सकते हैं और कैसे उन्हें अपने ड्रग्स को प्रोवाइड कराना है, जो भी आपका प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है थ्रू ई फार्मेसी या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड था उसके जरिए। तो जो ये रजिस्ट्रेशन होल्डर्स होते हैं, ये टाइम पर अपना प्लेसमेंट कर सकते हैं ऑर्डर का थ्रू ई फार्मेसी पोर्टल और इनको दवाई टाइम से मिल सकती हैं। नेक्स्ट आता है जो ई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होल्डर्स होते हैं, इनके पास फैसिलिटीज आ जाती हैं कस्टमर सपोर्ट के लिए, और साथ ही साथ जो एक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल होना चाहिए एक स्टेक होल्डर के पास, वो भी ये लोग रन कर सकते हैं। लेकिन कितने दिन, कितने घंटों के लिए? नॉट लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटों से कम के लिए नहीं, जबकि बल्कि इन्हें 7 डेज तक, एक हफ्ते तक ये प्रोवाइड करना होता है। साथ ही साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं अपने कस्टमर सपोर्ट के लिए, जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। ये आंसर कर सकते हैं उनकी क्वेरीज का, जो भी कस्टमर्स की आती हैं थ्रू कस्टमर हेल्पलाइन, यानी कि जो ई फार्मेसी के थ्रू या इनके वेब पोर्टल के थ्रू जो कंप्लेंट्स आती हैं कस्टमर्स की, ये उनको भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। कौन? जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। अब बात करते हैं कि जो डिस्क्लोजर होता है इंफॉर्मेशन का, जो जनरेट हुई है थ्रू ई फार्मेसी पोर्टल, उसका क्या? जो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होती है किसी भी ई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होल्डर के द्वारा, तो वो लोग जो प्रिस्क्रिप्शन उनके पास आया है या जो भी एक दूसरा मैनर होता है, वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। इवन किसी का नाम तक नहीं बता सकते हैं जिनके पास ई फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जो ई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन होल्डर्स होते हैं, ये पूरी तरीके से बाउंड होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को बताएंगे, यानी कि गवर्नमेंट या सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उनके साथ इन्हें इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। और साथ ही साथ जो ई फार्मेसी पोर्टल है वो पूरा स्टैब्लिश हो जाएगा इंडिया में, जिसके बहुत सारे चांसेस हैं। और जो कंडक्ट करना है इस बिजनेस को ई फार्मेसी का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जो डेटा जनरेट होता है हमारे यहाँ, वो लोकलाइज्ड वे में होता है। तो एज सच कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, उस सब चीजों का ध्यान रखा जाता है और रखा जाएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ई फार्मेसी की। एप्लीकेशंस क्या क्या है एक रजिस्ट्रेशन अगर हमें कराना है ई फार्मेसी में? तो सबसे पहला, जो भी पर्सन है ऐसा जो इसको इंटेंड करना चाह रहा है, वो बिजनेस करना चाह रहा है ई फार्मेसी के थ्रू, तो उसे जो है रजिस्ट्रेशन ग्रांट तभी हो पाएगा जब वो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से फॉर्म नंबर 18AA के थ्रू ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगा। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश उसके द्वारा हुई है वो उसे सपोर्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी एक उसका एफिडेविट होता है एप्लीकेंट का, वो उसे लगाना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन उसे ग्रांट होगी ई फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए, ई फार्मेसी बोर्ड में 14 फॉर्म नंबर 18AA में आ जाएगी। जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो उसको फिर आगे जाके और अपनी एक 50,000 रुपीज का उसे जो है बेसिकली फी पे करना होगा, तब जाके उसे प्रॉपर अपने इंफॉर्मेशन देनी है, डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, और उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अब बात करते हैं कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म। कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या कहता है? बेसिकली अगर कोई भी ऐसा प्राणी या कोई भी ऐसा बिजनेस पाया गया जहां पे उसने ई फार्मेसी के थ्रू मिस ब्रांडेड ड्रग्स को बेचा है, स्पूरियस ड्रग्स को बेचा है, या उसने कोई क्वालिटी से छेड़छाड़ किया है, या अडल्ट्रेटेड ड्रग्स उसने बेची हैं, तो उसके ऊपर कंप्लेंट हो जाएगी। अगर किसी भी कस्टमर ने एक कंप्लेंट रजिस्टर कर दी, एक कंप्लेंट लिख दी, तो वो तुरंत के तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा। साथ ही साथ जो रिसिप्ट होती है एक कंप्लेंट की,
वो अगर रेफर कर रही है किसी भी एक सब रूल को, तब भी उसके ऊपर एक्शन नहीं लिए जाएंगे। जो स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर होता है या जो भी नाम आप उसके लिए कह लो, तो वो एक्शंस ले सकते हैं जो भी प्रोसीजर में स्पेसिफाई किया गया है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उसके रूल्स के थ्रू। यानी कि जो डिसाइड है, एक कस्टमर जो है बेसिकली कंप्लेंट जो है उसकी डिसाइड करेगी किस तरीके का उसको एक्शन लेना है। नेक्स्ट, कोई भी एक प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए इस सब रूल के बिना। उसके बाद जो कस्टमर्स हैं वो भी एक रिलीफ को देखते हैं कि किस तरीके से वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का पालन करेंगे और आगे जाके उसको फॉलो करते चलेंगे। अगर वो लोग भी गलत काम करते हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन ले लिया जाएगा। अब बात करते हैं एम हेल्थ। एम हेल्थ का जो है बेसिकली ये एक एब्रिविएशन यूज किया गया है किस चीज के लिए, मोबाइल हेल्थ के लिए। एक ऐसा टर्म है जो हमारा यूज होता है जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ सपोर्ट की किस तरीके से मोबाइल डिवाइसेस के जरिए। एक ये बहुत एक नया फास्ट वे है एक हेल्थ को कलेक्ट करने का, जहां से हमें एक इंफॉर्मेशन रीड करनी होती है, जैसे स्मार्टफोन्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, उनके जरिए। जैसे कोरोना काल चला था, हम लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते थे, तो हमने कम्युनिकेशन बनाया, एक टेलीफोनिक कॉल्स की हमने, एक दूर से बैठे बैठे डॉक्टर ने हमें जो है डायग्नोस किया, उसको हमने अपनी जब बीमारी बताई तो उसने हमें प्रिस्क्राइब किया, उसने हमें दवाइयों के बारे में बताया, लिखवाया। इस तरीके से ये एक इमर्जिंग और एक इनोवेटिव वे है मेडिकेशन का। हमारे इंडिया में भी फिजिशियंस इसको बहुत फॉलो कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट्स के साथ। ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा पाते या उनके पास जाने के साधन नहीं होते, तो उसमें हेल्प करता है। जो एक नेशन है हमारा बेसिकली एम हेल्थ का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और जो एक हेल्थ प्रैक्टिसेस है हमारी इस मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत धीरे धीरे कम्युनिकेशन में बहुत आसानी होती जा रही है। एक पेशेंट और डॉक्टर के बीच में भी रिलेशन अच्छा बनता जा रहा है और इस तरीके से हम स्मार्टफोन से जो ऐसे टेक्नोलॉजीज हम यूज करते हैं बेसिकली, तो उससे जो है हमारा कम्युनिकेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। हमारा जो एक इफेक्टिवनेस आनी चाहिए ट्रीटमेंट में वो भी आ रही है। पेशेंट भी डॉक्टर को आजकल समझ रहे हैं और डॉक्टर भी पेशेंट्स को अच्छे से डील करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एम हेल्थ। एम हेल्थ कितने टाइप्स की है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम हेल्थ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं एम हेल्थ की। जैसे एम हेल्थ को हम जो है कुछ तरीकों से फॉलो करते हैं। क्या क्या है? जैसे डायग्नोसिस के लिए हम फॉलो करते हैं, यानी कि एक सिस्टम चेकर आता है, डिजिटल इमेजिंग आती है या फिर लैब रिजल्ट रिव्यू आता है, ये होता है। ऐसे ही आता है फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए क्या यूज करते हैं? प्रिस्क्रिप्शन मैनेजमेंट होता है और ऐसे ही अपॉइंटमेंट रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट अगर हमें हेल्थ की बात करें तो यानी कि यूज फॉर रिमोट मॉनिटरिंग। अगर हमें रिमोट मॉनिटरिंग करनी है तो उसके लिए रिमोट हार्ट मॉनिटर आता है और ईसीजी व्यूअर आता है और ऐसे ही टेली हेल्थ सर्विस आती है। तो ये है हमारे एम हेल्थ के मोबाइल हेल्थ के टाइप्स, यानी कि उसके प्रकार। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी। उसके फायदे क्या क्या है मोबाइल हेल्थ टेक्नोलॉजी के? सबसे पहला, ये पेशेंट्स को एक फास्टर एक्सेस प्रोवाइड कराती है जिससे कि उनकी केयर और अच्छी हो सके। साथ ही साथ उनका मेडिकेशन एडहेरेंस जो है वो इंप्रूव होता है। उनको जो जो हमारे रिमोट पेशेंट्स होते हैं उनकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी हो पाती है और बहुत इजी हो पाती है। साथ ही साथ उनका जो एक कम्युनिकेशन है वो अच्छे से इंप्रूव हो पाता है, वो प्रदान करती है और साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन में भी इंप्रूवमेंट आता है। अब बात करते हैं डिजिटल हेल्थ की। डिजिटल हेल्थ यानी कि जो हमारी न्यू हेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं आजकल, जैसे हम वेरिएबल टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन यूज कर रहे हैं, जेनोमिक्स है, वर्चुअलिटी रियलिटी जिसे हम वीआर कहते हैं, या रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये भी धीरे धीरे हमारे जो एक लैंडस्केप है इंडिया हेल्थ केयर सिस्टम का, वो भी धीरे धीरे उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है। लाइक मैनी अदर मार्केट्स, इंडिया के अंदर भी ऐसा बहुत एक डिजिटल हेल्थ रेवोल्यूशन आता जा रहा है जिससे कि और अच्छे से हमारी हेल्थ ग्रो हो पा रही है। डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी जो है बेसिकली एक पाइवोटल पिलर का काम कर रही है कि किस तरीके हम वैल्यू बेस्ड केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, अपने पेशेंट्स को डिलीवर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर कॉन्टिन्यूम को हम इंडिया के अंदर कैसे मेंटेन कर सकते हैं उसमें मदद कर रही है। एक अडैप्टिव इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस जो है बेसिकली ये हेल्प कर रहे हैं किस चीज में, जो एक बैरियर्स आते हैं हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स के बीच में उनको रिड्यूस करने में, उनको कम करने में, और साथ ही साथ जो एक एक्सेस है केयर का और जो एक हम एक ओवरऑल पेशेंट के सेटिस्फेक्शन को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकते हैं, उसमें भी मदद कर रही है। पर्टिकुलरली अगर हम ये बात करें कि जो एक हमारे टायर है 2 और 3 सिटीज जो है हमारे इंडिया के अंदर, उनके बीच में भी एक गैप कम होता जा रहा है।
अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है फ्यूचर के लिए अगर उसकी बात करी जाए तो बेसिकली जो न्यू डिजिटल टूल्स हैं या जो टेक्नोलॉजीज हमारी पहले से ही स्टार्ट हो चुकी हैं, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रही है पूरे अक्रॉस हेल्थ केयर सिस्टम की हमारे इंडिया के अंदर। और इन्होंने एक प्रॉमिस भी ट्रांसफॉर्म किया है, पब्लिक को कैसे हेल्थ सर्विसेज एक बेटर उसमें प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे डिलीवर कर सकते हैं, तो फ्यूचर में उसको और कैसे एफिशिएंसी उसकी कैसे बढ़ाई जा सकती है, उसको कैसे हम एक बेटर पेशेंट केयर प्रोवाइड करा सकते हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स यानी कि EMRS, जो ये डिजिटलाइज पेशेंट्स इंफॉर्मेशन होती है उसको बहुत सारे सोर्सेज के जरिए एक प्लेस पे रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, और ये हेल्प कर रहा है डॉक्टर को भी कि एक कैसे एक एक्यूरेट प्रोग्नोसिस वो कर सकते हैं एक शॉर्टर टाइम में। इसी तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो भी अपना एक रोल पे बहुत बिग पार्ट प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा पार्ट अपना इन्वॉल्व है उसका। कहां पर क्लिनिकल आउटकम्स जो आते हैं उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे एक हेल्थ डेटा को हम इंप्रूव कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं, और इसी तरीके से एक जो हमारे अवेलेबिलिटी है उसको कैसे एनहेंस किया जा सकता है, अपनी टेक्नोलॉजीज को और कैसे इंप्रूव किया, अपनी टेक्निक्स को और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो सब हमारे फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये था हमारा इस लेक्चर में जो हमने पढ़ा, एसओपीज के बारे में हमने पढ़ा, उसके बाद हमने ई फार्मेसी के बारे में पढ़ा, जैसे एम हेल्थ के बारे में यानी कि मोबाइल हेल्थ के बारे में पढ़ा, और डिजिटल हेल्थ के बारे में भी हमने पढ़ा। तो इसी तरीके की मोर अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है आपके साथ।